नमस्कार। प्रैक्टिस सेट 10 के अंतर्गत हम विशिष्ट बालक एवं समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विशिष्ट बालक से आने वाले प्रश्न एवं उत्तर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद समावेशी शिक्षा से आने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। विशिष्ट बालक से आने वाले प्रश्नों पर चर्चा आरंभ करने से पहले एक समान सी परिभाषा है विशिष्ट बालक की। जो बालक समान नहीं है उसे विशिष्ट कहा जाता है। और किस तरह से वो असमान है, जैसे कि पिछड़े, मंदबुद्धि, सृजनशील, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी प्रवृत्ति के, और को हम विशिष्ट बालक के श्रेणी में रख सकते हैं और इनको रखा जाता है विशिष्ट बालक की श्रेणी में। कुछ और मापदंड है जिसके आधार पर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में बालकों को रखा जाता है। पहला प्रश्न है कि विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोष युक्त हो, केवल शारीरिक रूप से दोष युक्त हो, केवल संवेगात्मक रूप से दोष युक्त हो, या फिर जो मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से दोष हो, किसे रखते हैं। स्वाभाविक है कि जब विकलांग शब्द का प्रयोग होता है विकलांग बालक के संग, उसका सीधा सा अर्थ है कि वो मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो, उसे हम विकलांग बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। या वो मानसिक रूप से विकलांग हो, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो, या संवेगात्मक रूप से विकलांग हो, ऐसे बालक को विकलांग बालक की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं, मतलब किस तरह के बालकों को हम इसमें रख सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक बालक को। अगला प्रश्न है ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित करता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। इस मनोवैज्ञानिक ने विकलांग बालक को एक तरह से परिभाषित करने का भी प्रयास किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बालक साधारण क्रियाओं में, उसकी विकलांगता उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या वो सीमित करता है। इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो, जिसने विकलांग बालक को इस तरह से परिभाषित किया है कि उनकी विकलांगता उन्हें समान कार्यों में भाग लेने से या तो रोकता है या फिर सीमित करता है। अगला प्रश्न है कि अंग संचालन में दोष युक्त छात्र को किस प्रकार की समस्या होती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी छात्र को किसी भी तरह से अंग संचालन में समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्या होगी। विशेषकर शिक्षण अधिगम में तो उन्हें लिखने की समस्या होगी। उत्तर 3। उसके बाद है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है, और यह स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन पे देखिए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग हो, जबकि जब हम समावेशी शिक्षा पे चर्चा करेंगे तो समावेशी शिक्षा कहती ही है कि किसी भी छात्रों के लिए, विशेषकर जब विकलांग छात्रों की बात होती है तो उनकी शिक्षा सभी छात्रों के साथ होनी चाहिए समावेशी शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद वे पढ़ने योग्य नहीं है, इसीलिए पहली बात यदि विकलांग है तो ये कैसे मान लिया गया कि वो पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना, कि वो अति विशिष्ट, विशेषकर सृजनशील एवं जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त शिक्षा की बात करते हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त क्रियाकलाप की बात करते हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा देने की बात हो तो सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। आगे इन पर समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न जब आएंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 3। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। स्वाभाविक है, बिल्कुल गलत है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात। यहाँ कक्षा की बात हो रही है, तो कक्षा में उस कक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो कक्षा में समान रूप से उनके साथ बर्ताव होना चाहिए एवं उनके लिए ऑडियो एवं सीडी के जरिए उन्हें सहायता प्रदान की जा सकती है शिक्षण अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि वाले बच्चों को, इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। हम किस तरह से जान पाएंगे कि बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो? और उसके लिए देखिए, यदि बुद्धि उपलब्धि तीव्र होना, ये तो स्वाभाविक है, जो विकलांग है उनकी तीव्र नहीं हो सकती है। पढ़ाई में वो बेहतर नहीं हो सकता है, उच्च स्मरण क्षमता उनकी नहीं हो सकती है, स्वाभाविक है। आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, रजनी एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं? चॉइस में देखिए, आत्मविश्वास में कमी, सही बात है। सीमित बातचीत करना, वो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, सही बात। स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, चूंकि उनकी विकलांगता उन्हें सामान्य कार्य करने में बाधा पहुंचाती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में क्या सही है? विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो? केवल अध्यापक की भूमिका नहीं हो सकती है, केवल शब्द जुड़ा हुआ है। विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता हो तो केवल माता पिता की भूमिका नहीं हो सकती है। विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी, इसीलिए किसी भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जो गलत बात है, उन्हें आवश्यकता की जरूरत है। आंसर हो जाएगा 4। विकलांग दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अध्यापकों में से कौन कौन विकलांगता दूर करने में सहयोगी हो सकते हैं? और अध्यापक, माता पिता, अभिभावक, ये चॉइस में रहते, इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? मतलब बच्चे मौखिक रूप से जब उनकी अधिगम की प्रक्रिया चलती है तो उसमें वो सीख नहीं पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अफेजा। इसे 2 पढ़ लीजिए और इसे 3 पढ़ लीजिए और यहाँ आंसर हो जाएगा 2। कहा जाता है कि इससे पठन अक्षमता कहते हैं। छात्र शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, पढ़ते समय तुतलाते हैं एवं इस विकलांगता के कारण जो शब्द होते हैं उनके अंदर यदि वर्ण का थोड़ा बहुत अंतर हो तो उनके बीच वो अंतर नहीं कर पाते, जैसे कि सौ को और वाच के बीच अंतर नहीं कर पाते। और इस तरह के विकलांगता को यदि इसकी परिभाषा बोले डिसलेक्सिया किस तरह की विकलांगता है, उसके अंतर्गत ये बातें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मौखिक रूप से सीखने, अपने विचार व्यक्त करने एवं भाषा संबंधी आवश्यकता अफेजा या डिस्फेजा के जाना जाता है। और यहाँ यही पूछा जा रहा था कि मौखिक रूप से सीखने में की आवश्यकता को हम क्या कहते हैं, तो अफेजा, और उन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्फेजा। अफेजा और डिफेजा दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी क्रमांक गलत हो रहा है, यहाँ 2 पढ़ लीजिए और यहाँ पे 3 पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा जो मानसिक रूप से विकलांग है या उन्हें मानसिक रूप से कुछ क्षति पहुंची है और उस क्षति के वजह से वो आंशिक या पूर्णतः अक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया। मानसिक क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता की संबंधी जो आवश्यकता है उसे डिस्फेजिया बोला जाता है। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं।
इसका उत्तर होगा डिस्लेक्सिया। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चा 16 को एक सेट लिखता है तथा 6 और डी के बीच अंतर नहीं कर पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उनमें किस तरह की समस्या से वो ग्रसित हैं? इसका उत्तर होगा सीखने में अक्षम। सीखने में कोई छात्र यदि अक्षम है तो साधारणतः वो इस तरह की गलतियां करता है। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यदि कोई बालक डिस्ग्राफिया नामक अशक्तता से जूझ रहा है या उस तरह की उनकी समस्याएं हैं तो उन्हें किस तरह की समस्या है? डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधी समस्या है। कोई छात्र सही तरीके से ना लिख पा रहा हो तो उसे डिस्ग्राफिया संबंधी अशक्तता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है? इसका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र से। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क को किसी भी तरह से क्षति पहुंची हो, खास करके उसके सेरेब्रम को क्षति पहुंची हो तो उनमें किस तरह की समस्याएं आ सकती है? तो उसका आंसर हो जाएगा अप्रेक्सिया। एस्कुलिया एस्केडुकुलिया गणित को समझने की आवश्यकता है। इसमें बच्चों को अंकगणित समझने में कठिनाइयां होती है। इसे न्यूमलेस्किया भी कहते हैं। जहां पर पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क के सेरेब्रम में जब क्षति पहुंचती है तो कौन सी उसकी बीमारी हो सकती है? अप्रेक्सिया और डिस्केलिया। इसका संबंध गणित के आवश्यकता से है। अगला है डिस्थीमिया क्या है? इसका उत्तर होगा गंभीर तनाव की अवस्था को हम डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया तनाव की अवस्था है। इसे उदासी की अवस्था भी कहा जाता है। इस विकार के कारण बच्चों को सीखने में समस्याएं आती हैं। यह एक मानसिक विकार की तरह होता है। इससे प्रभावित बच्चे हमेशा उदास रहते हैं। बच्चों में कभी उत्साह दिखाई नहीं देता। डिस्थीमिया का ये लक्षण है। जब बच्चे तनाव की अवस्था में रहे, उनमें कभी भी उनके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आए, वो हमेशा उदासी की अवस्था में रहे तो माना जा सकता है कि उसे डिस्थीमिया संबंधी कुछ लक्षण हैं। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से और भ्रम पैदा करने की जो स्थिति होती है उस आवश्यकता को कहते हैं डिस्मोर्फिया। यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बच्चों को यह भ्रम होने लगता है कि उनके शरीर का अंग पूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग स्वाभाविक है कि संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए इसका प्रयोग होता है। 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ऑप्शन पे आइए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करनी चाहिए। उनके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए एवं श्रव्य दृष्टि के माध्यम की सहायता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। यही आंसर सही होगा। 3 नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हो उसे कहा जाता है, उसे किस तरह की समस्या हो सकती है?
डिस्ग्राफिया मतलब उन्हें लिखने में समस्याएं हो सकती है। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो शॉक को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। उस तरह के अशक्तता को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। अभी इस पे चर्चा चल ही रहा था कि जब बच्चे एक शब्द के अंदर यदि वर्ण में थोड़ा सा अंतर हो तो उसके बीच के अंतर को नहीं समझ पाता है, तो उस तरह के अशक्तता को कहते हैं डिसलेक्सिया। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक है कि इस तरह से उनके बीमारी को संबोधित करके बच्चे को संबोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया। पहिए कुर्सी वाले बच्चे, यहाँ पे उसी तरह के वाक्य, पहले पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ये भी गलत हो गया। अगला है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, और ये सही उत्तर होगा। चौथे उत्तर पे ऑप्शन पे देख लेते हैं, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? मतलब बच्चों को आप ये निर्देश नहीं दे सकते हैं कि आप खेल के मैदान में जाने के लिए बैसाखियों का सहारा लीजिए। गणित कौशल में अधिगम निरयोक्ता कहलाती है। यदि गणित कौशल की समस्या है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उत्तर होगा डिस्प्रैक्सिया। गणित कौशल में उनको समस्याएं हैं तो वो नियोक्ता कहलाती है, वो डिस्प्रैक्सिया नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी डिस्केलोकिया। ये गणित अधिगम, इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति गणित कौशल को सही तरीके से नहीं कर पाते। अधिगम निरयोक्ता के संबंध में है समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं होती है, एक अस्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, एक आवश्यक नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, और इसका हो जाएगा यह एक चर अवस्था। अगला प्रश्न है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, इसे कहा जाता है अल्फेसिया या हिंदी में भाषाघात। जब इस तरह के प्रश्न आए, हिंदी में तो बहुत स्पष्ट पता चल जाएगा, लेकिन उनका अंग्रेजी देख लीजिए, अल्फेसिया, ये भाषा संबंधी अशक्तता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? चॉइस पे आइए, आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसे कहा जाता है पर अभिघातक तनाव। पहले प्रश्न में आते हैं, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना हमेशा चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा शब्दों के अक्षरों को क्रम पढ़ने संबंधी जब भी कोई बात है तो वो आ जाता है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। एक बच्चे की कॉपी में लिखने के में विपरीत छवियां, दर्पण छवि और आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? उसकी अधिगम अशक्तता को। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यहाँ पे फिर आ जाएगा आंसर डिस्प्रैक्सिया। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है।
पढ़ने और समझने में समस्याएं आती हैं, उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। आंसर हो जाएगा 4। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि वह उसकी कमी किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। चौथा चॉइस है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। स्वाभाविक है कि यह सबसे उपयुक्त आंसर है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निरोधकता की पहचान करता है? इसका आंसर होगा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाच को 100, 21 को 12 लिखना, और कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक शिक्षा की गतिविधि। और इसमें से कौन सा आंसर सबसे उपयुक्त होगा? इसका आंसर हो जाएगा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स। अगला प्रश्न है कि सुनने में असमर्थ बालक, उससे केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी व्यवहार नहीं करेगा। श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। कहा जाता है, फिर से प्रश्न पे आते हैं, सुनने में असमर्थ बालक, तो इस तरह के बालकों के लिए जो कि एक समान कक्षा में सुन ही नहीं पाए, तो उनके लिए सबसे बेहतर होता है कि जो श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। क्योंकि जब सब समावेशी शिक्षा तो इस बात पे बल देती है कि सभी तरह के विकलांग बालकों को लगभग एक साथ शिक्षा होनी चाहिए, या विशिष्ट बालकों का एक साथ शिक्षा होना चाहिए। लेकिन जब वो श्रवण है, वो शिक्षण अधिगमन में श्रवण की एक भूमिका होती है, जो वहाँ वो भूमिका में होंगे ही नहीं तो फिर वो वहाँ कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? उसमें अध्ययन की गलत आदर्शों पर नियंत्रित करेंगे, प्रधानाचार्य से उनकी शिकायत करेंगे, शिकायत की प्रवृत्ति तो छात्र केंद्रित में है ही नहीं, उनको कक्षा से बाहर जाके पढ़ने कहेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने के लेंगे, ये तो कह ही नहीं सकते कि उससे पहले ही समस्या से ग्रसित है। तो क्या हो सकता है? उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रित कराएंगे, मानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा में छात्रों के अंदर किस तरह से सुधार लाए जा सकते हैं, उस पर सबसे अधिक बल होता है। और इस आधार पर उत्तर 1 सही है। अब आते हैं समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा पर सम्मेलन पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, जो में सियन विश्व सम्मेलन, ये समावेशी शिक्षा पर पहला सम्मेलन था जो कि 1990 में थाईलैंड में हुई थी। उसके बाद सलमान का सम्मेलन 1994 में स्पेन में हुई थी। और दोनों सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो में सियन विश्व सम्मेलन किससे संबंधित है? तो समावेशी शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुई थी? तो थाईलैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। उसी तरह से सलमान का सम्मेलन कहाँ पे हुई थी? तो 1994 में हुई थी, स्पेन में थी। सलमान का सम्मेलन का संबंध किससे है? तो समावेशी शिक्षा से। यहाँ से कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं। अब आते हैं कि समावेशी शिक्षा को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं। इसे एनसीईआरटी ने परिभाषित किया है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार में बिना भेद के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी स्तर पर विभेद नहीं, ना तो धर्म के आधार पर विभेद, ना जाति के आधार पर विभेद, ना लिंग के आधार पर विभेद, ना ही उनके सामाजिक परिवेश के आधार पर विभेद, ना ही परिवार के आधार पर विभेद।
बिना भेदभाव की शिक्षा ये समावेशी शिक्षा करती। इस तरह की परिभाषा एनसीईआरटी ने दी है समावेशी शिक्षा पर। अब है कि भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया? पहली और दूसरी, पहली 1968 में और दूसरी 1986 में। एक नई शिक्षा नीति भी आ गई है 2000 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। पाठ्य पुस्तकों, अगला चॉइस है, पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। और इसका चूंकि इनमें से एक से अधिक सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 2 से, इसका आंसर हो जाएगा 5। मतलब यदि बीपीएससी के ऑप्शन को देखें तो ई। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण। उसके बाद शिक्षक का निष्पक्ष रवैया। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वाभाविक है, पूछा जा रहा है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात नहीं हो सकता कि शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से समावेशी शिक्षा का कोई संबंध नहीं। अगला है समावेशी शिक्षा का अर्थ। डिफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे, प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हर छात्र को बिना किसी बाधा, जैसे योग्यता की यदि कोई बाधा है, शारीरिक अक्षमता है, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उम्र के बिना भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। हम अभी संक्षेप में समावेशी शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्न भी इससे लेंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। ये दूसरी एक तरह से परिभाषा है। एक एनसीईआरटी ने परिभाषा दी है जिसमें धर्म, जाति, लिंग किसी भी तरह के बिना विभेद के शिक्षा देना। दूसरी परिभाषा कहती है किसी भी तरह से जो विशिष्ट बालक हैं उनके साथ शिक्षा देने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत शारीरिक अक्षमता भी आ सकती है और उनका तेज होना भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करना, सभी बालकों में जागरूकता पैदा करना, सभी बालकों को आत्मविश्वास बनाना, सभी समस्या एवं भ्रांतियों को दूर करना। और इसमें से चूंकि एक से अधिक बातें सही है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। गुप्त पाठ चर्चा क्या है? अध्ययन की औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है। गुप्त पाठ चर्चा पे चर्चा करें। सावधानी से बनाई गई योजना है। कक्षा में औपचारिक अधिगम को दर्शाता है। पाठ पुस्तकों से सीखने को प्रोत्साहित करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब गुप्त पाठ चर्चा कहता क्या है? गुप्त पाठ चर्चा को स्कूली प्रणाली में अनौपचारिक रूप से या अक्सर अनजाने में पढ़ाए जाने वाले पाठों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें व्यवहार दृष्टिकोण शामिल है जो छात्र स्कूल में सीखते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि गुप्त पाठ चर्चा छात्रों को उनके विशिष्ट पाठ्यक्रम सामग्री से परे पढ़ाते हैं। अब इसका भी आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक है? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सही है। सीखने के प्रतिफल हो, सही बात है। अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से उनका संबंध होता है। सीखा, मूल्यांकन उनका हिस्सा होता है। और इस आधार पर फिर इसका आंसर हो जाएगा सभी।
अगला प्रश्न है कि निर्धारित समय में दी जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों और विषयों की रूपरेखा कहलाती है? पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, पाठ चर्चा, विषय सूची। और इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम। यहाँ पे पाठ्यक्रम और पाठ चर्चा के बीच एक मौलिक अंतर होता है। कक्षा के अंतर्गत विषय सूची पे दिया जाने वाला जो अधिगम होता है वो कहलाता है पाठ्यक्रम, सिलेबस। जबकि पाठ चर्चा के अंतर्गत एक विद्यालय के अंदर कक्षा और कक्षा के बाहर की तमाम अधिगम की प्रक्रिया आती है। पाठ चर्चा के अंतर्गत फिर से देखिए, छात्र के कक्षा में जो विषय सूची पे चर्चा होती है उसके अतिरिक्त विद्यालय परिसर में होने वाली अधिगम से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल विषय सूची जो कक्षा के अंतर्गत होते उन्हें शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के कक्षा निर्माण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें देख लीजिए, विद्यालय का स्थान, समुदाय का समर्थन, माता पिता का सहयोग, शिक्षक की भूमिका। लेकिन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण, समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। समावेशी शिक्षा के कक्षा निर्माण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं? कक्षा निर्माण के लिए इसमें है शिक्षक की भूमिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ICT उपकरण नहीं माना जाता? पाठ्य पुस्तक, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। प्रश्न को फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसे ICT उपकरण नहीं माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। इसके अंतर्गत बाकी सभी चीज आते हैं जैसे सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो। अब है NROER का विस्तार क्या होगा? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। 2, इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल के शिक्षण अधिगम के लिए भी किया जाता है। पोर्टल का नाम क्या है? इसरो द्वारा स्थापित पोर्टल का नाम पूछा जा रहा है और इस पोर्टल का नाम है भुवन। अगले प्रश्न पे आते हैं। भुवन इसरो द्वारा विकसित और होस्ट किया गया राष्ट्रीय भू पोर्टल है जिसमें भू स्थानिक डेटा, सेवाएं और विश्लेषण के लिए उपकरण शामिल हैं। भुवन से कई बार बहुत सारे टेट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इस पहली बात कि इसरो द्वारा स्थापित है और इसके साथ साथ शिक्षा प्रदान करने वाला ये पोर्टल है। अगला प्रश्न है, शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में ICT को एकीकृत करने का कौशल निम्नलिखित में से किसके आधार पर विकसित होता है? यह है टैपेक। इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल, पेडालॉजिकल एंड कंटेंट नॉलेज। टैपेक का एब्रिविएशन। ई पाठशाला पोर्टल करता है क्या काम है? ई पाठशाला पोर्टल का पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, पत्रिकाओं आदि सहित सभी प्रकार के शैक्षिक संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसारण। इसका एक आंसर सही होगा। स्कूली पाठ्यक्रम को प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसमें पहला चॉइस है सामाजिक सहभागिता, स्कूल नेतृत्व, शिक्षकों की दक्षता, छात्रों के सीखने के प्रतिफल। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा छात्रों के सीखने के प्रतिफल। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है?
पहलू होता है, तो वो होता है छात्रों के सीखने के प्रतिफल। स्कूली पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? स्वाभाविक है कि परिवार, विद्यालय, स्थानीयता से समाज। कहा जाता है कि स्कूली पाठ्यक्रम में समाज में हो रहे बदलाव के साथ बदलाव होती है। साथ ही साथ कहा यह भी कहा जाता है समाज शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा से समाज प्रभावित होता है, और इसका आंसर होगा समाज। पाठ चर्चा के घटकों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आकलन और मूल्यांकन पाठ चर्चा के घटकों में शामिल। शिक्षण रणनीतियां पाठ चर्चा के घटकों में शामिल है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शामिल है। शिक्षकों की भर्ती और हस्तांतरण पाठ चर्चा का हिस्सा नहीं है। ये प्रशासनिक क्षेत्र की से जुड़ी हुई बातें हैं, शिक्षकों की भर्ती और हस्तांतरण, और इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है पाठ चर्चा निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? पाठ्य पुस्तकें और परीक्षाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या और एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सहायता सामग्री और एनसीएफ। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त आंसर एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकें। अगला प्रश्न है कि आकलन का वास्तविक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सीखने की विद्या में वृद्धि, सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। ये आकलन का सही विश्लेषण करता है। बाकी ऑप्शन पे देखिए, जो छात्रों की शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करें, शैक्षणिक ज्ञान से आकलन का सीधा संबंध नहीं है। परीक्षा आयोजित करें ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जा सके, ये आकलन के अंतर्गत नहीं आता। आकलन का मूल उद्देश्य होता है कि जो छात्र कितना सीख पाए हैं, और यदि उनके बीच, छात्रों के बीच सीखने के बीच अंतर है तो उन्हें किस तरह से सहायता प्रदान किया जा सकता है ताकि वो अंतर को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की जरूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है। यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में उसकी मदद करनी है। ये आकलन से जुड़ी हुई बातें। पाठ चर्चा के तत्वों को व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पाठ चर्चा का विकास, पाठ चर्चा का प्रारूप, पाठ चर्चा का निर्माण, पाठ चर्चा का फाउंडेशन, और इसका उत्तर होगा पाठ चर्चा का प्रारूप। पाठ चर्चा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ एवं चर्चा। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्चा का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठ चर्चा का अर्थ हुआ कि पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु क्रियाओं के नियम पूर्वक अनुसरण। समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? प्रश्न है समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अधिगम जिसे न्यून जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त में से अनुकूलित किया जाता है। चॉइस है विकलांग बच्चों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, गैर विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग और गैर विकलांग दोनों बच्चों के लिए। स्वाभाविक है कि समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी तरह के छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उसमें विकलांग भी शामिल होंगे और गैर विकलांग बच्चे भी शामिल होंगे, और इसका उत्तर होगा 4। समावेशी शिक्षा का समान अर्थ है कि सभी छात्रों को एक साथ एक जगह पर शिक्षा की व्यवस्था कराने को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा के विकास और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाना होगा। किस तरह के बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाएं ताकि हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सके? देखिए, निम्न वर्ग के बच्चों, विकलांग बच्चों, सड़क पर मिले बच्चों, प्रवासी श्रमिक मजदूर के बच्चे। स्वाभाविक है कि इनमें से सभी बच्चे को, क्योंकि ये बच्चे यदि नहीं शिक्षित होंगे तो समावेशी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शामिल है छात्रों के लिए एक ही कक्षा, सही बात है, एक ही स्थान पर सभी छात्रों के लिए शिक्षा, सर्वोत्तम वातावरण, बिल्कुल सही बात है, सार्थक शिक्षा, सार्थक एवं सर्वोत्तम वातावरण और उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बालक होते हैं।
अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो बालक समान नहीं है वो विशिष्ट है, और इस आधार पे देखिए तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी समान बालक नहीं हुए, मंद बुद्धि के बालक वो भी समान बालक नहीं हुए, विकलांग बालक समान नहीं, सृजनशील बालक या सृजनात्मक बालक वो भी समान बालक नहीं हुए। इसका आंसर हो जाएगा उक्त में से सभी। अगला है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की विधियां हैं जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। और कहा जाता है कि मूल प्रवृत्ति जिसका संबंध संवेग के साथ है, उनमें परिवर्तन किस विधि से लाया जा सकता है? दमन से, विलयन से, उसके बाद मार्गतकरण से, शोधन से। और इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 से अधिक चॉइस सही है, इसका आंसर हो जाएगा 5। दमन इसमें शामिल नहीं है। इस तरह से समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालक से प्रश्नों का ये सिलसिला अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी टॉपिक पर हम चर्चा को आरंभ करेंगे जिसमें कि कम से कम हम चाहते हैं कि अधिकांश से अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके, उनकी व्याख्या किया जा सके, ताकि परीक्षा में इससे आप लोगों को मदद मिल सके।